हेलो एवरीवन। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सीवियर बैच का लेक्चर्स। और आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप मार्क्स के हिसाब से बात करो तो 2 से 4 मार्क का ही आता है। बट जो आगे का चैप्टर्स हमें करना है, जो लॉजिक्स हमें समझना है बहुत सारे चीज़ में ना, वो बहुत ही हेल्प करेगा हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ढंग से समझना है फाइनल अकाउंट के बारे में, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब कुछ के लिए ना आपको ये क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले ये चैप्टर को अभी कराने वाला हूँ। तो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ठीक है, जिन्हें हम लोग प्यार से बोलते हैं गैप भी बोलते हैं। बट क्या है ये चीज़ नहीं है, सब कुछ समझते हुए हम लोग पहले ब्रीफ में, फिर हम लोग देखेंगे नोट्स। नोट्स आपको मिल गया होगा, ये नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स आपके पास होगा। ठीक, और जिन लोगों को भी नोट्स नहीं मिला है, क्या करना है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप फॉर्म को फिल कर लो। आपको विद इन 24 आवर्स, कभी कदा थोड़ा लेट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको वो नोट्स आपको मिल जाना है सब। ठीक है, एंड ये नोट्स आपके पास रहेगा तो आपको बहुत हेल्प होगा चीज़ों को समझने में और पढ़ने में। ठीक है, चलो पहले समझते हैं ये चीज़ पहले है क्या। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये होता क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से। तो हमारा जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को हम लोग ना बोलते हैं कि ये लैंग्वेज है बिजनेस का। ये हमारे बिजनेस है, क्या है, लैंग्वेज है। आज समझो हमारा जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एकदम बेस, हम लोग क्या समझते हैं अकाउंटिंग को हम लोग, कि देख भैया हम लोगों को ना कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है एंड देन उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। किसको? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो समझो, जो लोग यूजर्स है, यूजर कौन होता है सर? देखो, हम लोगों के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग प्यार से स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। एंड सब ना अलग अलग तरह से अपने अपने पर्पस के लिए इन इंफॉर्मेशंस को यूज करता है। अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का बात करो, जो कि किसी कंपनी के शेयर में मान लो पैसा लगाने वाला है, तो वो भी पूरा एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है कंपनी के बारे में, है ना। अगर आप नॉर्मली मान लो ओनर को चाहिए, उसको देखना है कितना हम पैसा लगाए थे, कितना क्या में रिटर्न आ रहा, उसके लिए भी उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको। तो कंपनी पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में क्या क्या नहीं, क्या सब कुछ चाहिए होगा उसको, तो है ना। तो अलग अलग यूजर्स है जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है अपना अपना यूज करने का। अब बात समझो, मान लो मुझे ना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं, और आज मेरे पास जो आइडल फंड है जो मुझे इन्वेस्ट करना है वो, लेट मेरे पास 10 लाख रुपया है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ मेरे पास है, मुझे इन्वेस्ट करना है। अब समझो इंडिया में, और फिलहाल तो अब भारत में कोई एक कंपनी तो है नहीं, है ना। कोई कहीं कंपनी नहीं है कि मैं क्या करूँ ना, उसको पैसा जाके इन्वेस्ट कर दूँ। ऑप्शन और है नहीं मेरे पास। कंपनीज बहुत सारे हैं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही, मान लो किसी, मैंने ये ठान लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना है किसी कंपनी के शेयर में, तो कंपनीज तो बहुत सारा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिमाग में छोड़, मुझे ना कोई टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब टेक कंपनी में भी जाओ तो बहुत सारा कंपनी है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मैं एनालिसिस करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा चीज़ों को लेकर। तो उसमें सबसे बड़ा जो हथियार होता है हमारा, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर हम लोग एनालिसिस करते हैं हम लोग। अब समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कहाँ से होता है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है। और आज समझो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बनाया, जो कंपनी बना के रखा और जो पब्लिश करता है, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, अगर वो सब कोई अपने अपने हिसाब से अगर बना दे तो दिक्कत आएगा क्या? आसम जो मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं कंपेयर करूंगा कंपनीज को लेकर। अब जब मैं कंपेयर कर रहा हूं चीज़ों को ना, तो ये मान लो एक एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। इन दोनों में कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके बनाया गया हो, सेम पैरामीटर्स को फॉलो करके बनाया गया हो। आप समझो अगर दोनों अलग अलग लेवल पे बनाया गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाया गया है, तो ये कंपेरेबल तो नहीं है। फिर तो मैं कंपेयर नहीं कर सकूंगा चीज़ों को। आज समझो मैं अगर बोलता हूँ, समझो क्या, आप में से बहुत लोग बीकॉम कर रहे होंगे, 11-12 पास करके, या आप आए हो सीए फाउंडेशन यहाँ पे करने। आप समझो अगर मान लो कोई ऐसा बंदा हुआ जो ना 12 में 90% पाया था, ठीक है, और ये कौन आपका पड़ोसी है मान लो,
और आप फाउंडेशन में 55% पाते हो और आप पास हो जाते हो और आप खुश भी हो गए 55% पा गए, पास आप हो गए हो, आप खुश हो मतलब अंदर से थोड़ा। बट वो बगल वाले आंटी बोलती फिर क्या ना, पता मेरा लड़का 90% पाया है, पता क्या तुम लोग ये 55% 55% ला के तुम खुश हो रहा है? एक बार बताओ, कोई सेंस है इस बात का? है कोई सेंस इस बात का? बताओ, क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक 12 क्लास के रिजल्ट को सीए फाउंडेशन या इंटर किसी के रिजल्ट से? एक बीकॉम वाले बच्चे का मेहनत को तुम कंपेयर कर सकते हो क्या एक बच्चा सीए कर रहा है उसके मेहनत से? तो नहीं। तो भैया अगर दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो कंपेरेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसे तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है। सब बच्चा यूनिक है अपने अपने हिसाब से, कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लो कुछ हमको कंपेरिजन अगर करना भी है, अगर कहीं से अगर, तो सेम लेवल के लोगों से करेंगे ना, एकदम ऊपर एकदम नीचे से कर नहीं सकते हम लोग। समझ क्या मेरी बातों को, है ना? आज समझो, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि देख भैया इन दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए ना, ये सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनना चाहिए। तो अब ऐसा कोई रूल तब बता दो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कोई रूल सब बताओ तब ना बनाऊंगा मैं। आज समझो मैं कंपनी अकाउंटेंट हूँ, तो अगर मैं तो अपने हिसाब से बना दूंगा, फिर तो अगला कंपनी अकाउंटेंट वो अपने हिसाब से बना देगा, फिर तो ये चलता रहेगा नौटंकी सब। तो सब कोई अपने अपने हिसाब से ना बना दे, सब ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसके लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, है ना? तो यही हमारा ये चैप्टर है जो हम लोग आज पढ़ने वाले। इसमें बहुत सारा ऐसा ना अभी आगे आने वाला है, ऐसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत कंसेप्ट है सब। इन सब का कॉन्सेप्ट जब लॉजिक समझ में आएगा ना, आपको इतना मजा आएगा जिंदगी में। अरे यार, अकाउंट्स पढ़ने का जो मजा है ना, ये इनको पढ़ के आना है। हाँ, कुछ लोग ऐसा थ्योरी सम नहीं है इसमें। देख बेटा, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ों को समझने के लिए। अगर तुमको आगे के चैप्टर्स में लॉजिक अगर समझना है तो इस चैप्टर को ढंग से समझना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, ओके, आ जाओ। तो देखो, आप पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Financial statements prepared by entities to communicate financial information to the various stakeholders। स्टेक का मतलब क्या होता है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनका अलग अलग डिसीजन मेकिंग का पर्पस है, ठीक है ना, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। नाउ इफ एवरी एंटिटी स्टार्ट फॉलोइंग हिज ओन नॉर्म्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स, देन देयर विल बी कंप्लीट कन्फ्यूजन। ये क्लियर है चीज, क्योंकि सब कोई अगर अपना अपना अगर स्टार्ट कर दिया फॉलो करना ना, फिर बैंड बज जाना है फिर तो, ठीक है। तो बोलता है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ गैप। गैप क्या होता है सर? गैप है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप क्या है सर? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो द टर्म गैप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रूल्स डेवलप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्यों हम लोग बना रहे हैं हम लोग कि देख भैया, हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ना, तो हम लोग को ऐसा चीज़ जनरली, हम ये नहीं बोल रहे स्पेसिफिक। अगर देखना, हम लोग बहुत बार ना, अगर आपने बीकॉम वगैरह पढ़ रखा होगा तो देखना, आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंश्योरेंस क्लेम। बताओ क्या इंश्योरेंस क्लेम जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाया जाता है? तो सर नहीं, वहाँ पे स्पेसिफिक, सिंस वहाँ का पर्पस जो है स्पेसिफिक है। बट हम लोग नॉर्मली क्या बनाते हैं, नॉर्मली बनाते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गैप को फॉलो करके हम लोग को मानना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। क्लियर है? तो अब आओ एक एक समझने की ये है क्या। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब बात करते हैं ना, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो चीज आता है, एक को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो प्रिंसिपल्स क्या है, वही बेसिक नॉर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रोसेस क्यों, जिसको फॉलो करके हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वेरियस ट्रांजेक्शंस एंड उनको रिकॉर्ड करके हम लोग बनाते हैं हम लोग अपना स्टेटमेंट्स। तो पहला चीज क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और सेकंड हम लोग पढ़ना है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हमारा मेन टाइम लेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब एकदम ध्यान से चीज़ों को समझना, सबको साइड रहता है, ये काम तो करना ही नहीं, ठीक है ना, कि मतलब हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में हम ये सब भी कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं मैसेज का, ये सब नाटक करना नहीं एकदम। एग्जाम में 2-3 महीना बचा हुआ, 3 महीना बचा हुआ, अभी भी जी जान लगा लो, लास्ट अटेम्प्ट में बेटा। अगर इसमें खेला हुआ ना, फिर तो न्यू सिलेबस सीधे, समझ रहे हो? तो ये सब करना नहीं, एकदम इज्जत से पढ़ाई करो एकदम अभी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझो क्या बोल रहे हैं पर। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या, वो सब एजम्पशन जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब ना अकाउंट्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग ऐसा करते हैं जिनको, जैसे मान लो हम लोग हमेशा बोलते सर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हुई से वही लोअर, पढ़े हो ना, स्टॉक को वैल्यू करते वक्त जो भी लोअर वैल्यू वाले लेना, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे कैपिटल को लाइबिलिटी बोलते हैं हम लोग। अब समझो एक बात, ओनर का पैसा खुद का,
ओनर का पता लायबिलिटी कैसे हो गया, ये सब कुछ समझना पड़ेगा हमें थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स। तो अभी एक ध्यान से एक चीज़ करोगे, अभी तो जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर ना, यहाँ चीज़ों देखना, फिर मैं नोट्स को पढ़वाऊंगा। अभी अब नोट्स से नहीं जाना, अब यहाँ देखो ध्यान से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या है एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं हम लोग बहुत बार। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि समझो, ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। बिजनेस और बिजनेस मतलब ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है। आज समझो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लो एक बिजनेस है एबी, कोई बिजनेस का नाम मान लो एबी प्रोप्राइटर्स, कुछ भी ऐसा नाम है, ठीक है। और एबी मतलब ऐसे एबी स्टोर्स ऐसे कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर बंदा है मान लो ए, जो कि ये सब पैसा लगा रहा, मतलब यहाँ पर ओनर है। वो क्या करता है, वो इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या सोचकर कि यहाँ से हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप बताओ, हम लोग अभी क्या बोल रहे कि इन दोनों को सेपरेट पर्सन मानना है एज पर अकाउंट। अब तुम बोलोगे सर ये तो मेरा ही पैसा है, मैंने ही बिजनेस में लगाया, ये तो मेरा ही पैसा है, तो सेपरेट क्यों? तो अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं ना, वो अकाउंटिंग करते हैं हम लोग बिजनेस के बुक्स में। तो बिजनेस के लिए क्या मान रहे हैं हम लोग कि ए जो है ना, ए आज जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर ये जो ये सेपरेट बंदा है, ये कौन है, ये ए सेपरेट बंदा है। और यहाँ पर जो ए बी स्टोर तुम्हें दिख रहा है, ये सेपरेट हमारा बिजनेस है एक। तो आप समझो, अगर ये हमारा एक सेपरेट बिजनेस, अगर हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इसके लिए ये लाइबिलिटी है कि कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके लिए क्या है ये चीज, इसके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। और समझो ए का पर्सनल अगर बुक हम लोग देंगे ना, ए का पर्सनल बुक, तो उसके लिए वो चीज क्या हो जाएगा, हो जाएगा एसेट्स। मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ए अपने ही बिजनेस में, उसके पर्सनल बुक में वो एसेट्स है, लेकिन बिजनेस के बुक में क्या है, वो लाइबिलिटी है, दोनों अलग पर्सन है। क्या बिजनेस बुक में वो लाइबिलिटी है। इवन जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी किसको बिलोंग करता है, ए को। इसलिए देखना, अगर प्रॉफिट होता है ना तो हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, मतलब कैपिटल लाइबिलिटी होता है। क्यों? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वजह से। इवन प्रॉफिट हुआ तो वो भी लाइबिलिटी रहेगा बिजनेस का। अब सोचो, तुमको लगता हो क्या यार प्रॉफिट हो रहा तो ये लाइबिलिटी कैसे? क्योंकि वो पैसा ओनर का है, हमें देना पड़ेगा। क्यों? देख भैया, ओनर रिस्क ले रहा है तो उसका बनता है रिवॉर्ड लेना, है ना। तो वो प्रॉफिट उसी का बिलोंग करता है, उसी को बिलोंग करता है। तो ये लाइबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं कैपिटल ना, कैपिटल प्लस देखना तुम नेट प्रॉफिट करते हैं हम लोग, और लॉस हुआ था तो लेस कर देंगे, उसका पैसा कम जाएगा। ओके, समझो, वापस समझो। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है ओनर बिजनेस के लिए, वो पैसा लाइबिलिटी है, कैपिटल के नाम पे दिखाते हैं उसको हम लोग। इवन जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट बिलोंग करता है किसको? ओनर को। अगर ओनर का पर्सनल बुक का बात करो तो वो उसका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, वो एसेट्स है उसका। वो जितना भी पैसा जिस बिजनेस में लगा रखा है वो सब कुछ उसका एसेट है, वो क्या है उसका वो इन्वेस्टमेंट है। इवन प्रॉफिट आया तो वो भी उसका एसेट हो जाएगा, लॉस हुआ तो वो लाइबिलिटी, मतलब एसेट को हम लोग हटा देंगे और कुछ नहीं। अब सोचो क्या होता है, अब मान लो मैं अपने क्लासेस, अविनाश लाला क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ। अब मुझे मान लो कहीं घूमने जाना है या मेरा कोई पर्सनल एक्सपेंस है, तो भाई मेरा सारा पैसा यहीं लगा हुआ है, तो निकालूंगा अभी कहाँ से? यहीं से निकालूंगा ना, निकालूंगा कहाँ से? यहीं से निकालूंगा पैसा मैं। तो जब मैं पैसा यहाँ से निकाल रहा हूँ, समझो क्या हुआ, मैंने कैपिटल लगाया मान लो 2 लाख रुपया, ठीक है, उससे प्रॉफिट हुआ अभी तक मान लो 30,000 रुपया। तो 2,30,000 रुपया मेरा टोटल यहाँ पर बिजनेस ने मेरा एसेट पड़ा, मतलब बिजनेस के लिए क्या वो लाइबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए वो पैसा लाइबिलिटी पड़ा हुआ है, हम क्या बोले, इसमें से हम मान लो 10,000 रुपये निकाल दिए, तो बिजनेस लाइबिलिटी 10,000 घट जाएगा ना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इस जो 10,000 निकाले ना पर्सनल के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं बताओ हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्लियर है चीज? समझ समझ समझ। और जो मेरा यहाँ पर एसेट्स था, मेरे पर्सनल बुक में मेरा जो एसेट्स था वो कितना था, वो था 2 लाख का कैपिटल हम लोग लगाए थे, प्लस मतलब इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, प्लस 30,000 प्रॉफिट हुआ वो भी मेरा है, तो 230 था, जिसमें से हम लोग विड्रॉ कर लिए हैं 10,000 रुपया। तो अब मेरा 220 का एसेट है, इसका 220 का लायबिलिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स, अगर पर्सनल पर्पज के लिए पैसा निकाल लिया तो। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। तो वापस से मैं ऐसा बताओ क्या है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। क्लियर है चीज, दोनों अलग अलग पर्सन है।
आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि हम लोग का कैपिटल जो लाइबिलिटी माना जाता है क्यों, या फिर बोल देगा एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको बताना ट्रू है कि फॉल्स विथ रीजन, तो ये फॉल्स है, रीजन क्या होगा, ये कौन बताता है हम लोग को, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सब इसी का नाम है। ओके, और पढ़ते हम लोग क्या लिखा है, होता देखो क्या, एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट business entity is separate from its owners. Okay, business transactions are recorded in the books of account of बिजनेस, हम लोग बिजनेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और ओनर का ट्रांजेक्शन ओनर के पर्सनल बुक में रिकॉर्ड होगा, वहां बात करेंगे हम लोग। ओके, इट मीन्स एंटिटी इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, सिंस ओनर इज टेकिंग दिस ही विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? ओके, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली कैपिटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है ये चीज सर? एकदम फटाफट समझ में सब कुछ आया? यस सर। चलो आगे देखो, तो नेक्स्ट हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपना मनी मेजरमेंट। ये क्या बोलता है मनी मेजरमेंट, क्या बोलता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर डायरेक्टली पैसा का बात है, हम बोलते हैं 1000 रुपया, तब तो वो रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, डायरेक्टली बोलता हूँ मैं 1000 रुपये रिकॉर्ड तो हो जाएगा वो। लेकिन मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो एक कार ही कहीं से मिल गया, ठीक है ना, और वो कार मान लो मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, मैंने किसी को पढ़ाया, ठीक है, उसका मार्क्स अच्छा आया, उसने मुझे एक कार गिफ्ट कर दिया मान लो, तो वो कार को क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको भी हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, दिक्कत नहीं है। अब वो देखो, अब डायरेक्टली पैसा तो नहीं है, बट ये कार का कुछ तो वैल्यूएशन होगा ना रे भाई, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है सर। लेकिन समझो जिन चीज़ों को हम लोग मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैंने वैल्यू नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग नहीं होता है सर। कोई एग्जांपल? हाँ बहुत सारा, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, मेरे पास ना बहुत बड़ा बड़ा आइडिया आगे जाने के लिए फ्यूचर में, क्या इन सब को मैं एसेट बोल के रिकॉर्ड कर दूं? बताओ, मेरे पास आइडिया, बट देखो बेटा इंडिया में सबके पास आइडिया है, और खतरनाक खतरनाक आइडिया है, बट आइडिया कोई वैल्यू नहीं जब तक तुम उसको ना करो, वो तुम प्लान करके एग्जीक्यूट ना करो, कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे आइडिया सबके पास करोड़पति बनने, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो कि सर हमारे पास ना क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं ये लोग, तो क्या इन लोग को एसेट बोल दूँ? नहीं बोल दोगे तो लिखोगे क्या फिर, कितना रुपए का एसेट है बताओ, क्या वैल्यू कर पाओगे चीज़ों को? तो ये सीधा सीधा बोलता है अकाउंटिंग, सिर्फ वही सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जिन लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली पैसा ही हो, बट अगर पैसा नहीं है एटलीस्ट उस पैसा में तोला जा सके, वैल्यू किया जा सके। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ मान लो एक बच्चा पास हुआ, ठीक है, वो कार लाके मेरे को दे दिया, मैं खुश हुआ, मैं अकाउंटिंग किया उसका, ठीक है, कि ये मेरे को, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं परकुजिट, बोले मैं सब बोले क्या बोलते हैं हम लोग, परकुजिट्स, वो बिजनेस में। बट समझो चीज़ों को, अगर मान लो कोई और एक बच्चा जो पास हुआ और वो बहुत खुश है पास होने के, बट बेचारा कोई गिफ्ट नहीं दिया मेरे को, तो क्या मैं खुश नहीं हुआ हूँ क्या? हाँ भाई बहुत खुश हूँ, मैं स्टूडेंट पास हुआ, मान लो रैंक लेकर आया, मैं बहुत खुश हूँ, क्या इस खुशी को मैं कहीं रिकॉर्ड करूँ? मैं 4 लाख रुपया खुश हुआ आज, ये रिकॉर्ड करूँ कहीं? बता कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कैसे वैल्यू करूँ चीज़ों को? तो मॉनेटरी टर्म में अगर तुम नहीं वैल्यू कर सकते उसका रिकॉर्डिंग उसका, ठीक है सर। तो क्या बोलता है, मतलब एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली पैसा चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू तो कर सको यार पैसा में, समझो बार बार मेरा, मैं ये नहीं कहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली मुझे पैसा ही चाहिए, बट पैसा में अगर तुम वैल्यू कर सको चीज़ों को तो भी चलेगा, ठीक है। कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यहाँ तक देखो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, सबसे पहले बताओ क्या है, सबसे पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है, अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में होता है, पर्सनल उससे अकाउंटिंग उससे पर्सनल बुक में होगा, जो पैसा वो लगा रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं, वो लाइबिलिटी है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट वो भी लाइबिलिटी ही है, लॉस हुआ तो लेस कर देंगे उससे कैपिटल उसका हम लोग, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्या बोलता है मनी मेजरमेंट, वो क्या बोलता है, दोज ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, डायरेक्टली मनी हो जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ मनी में तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मजेदार है, ठीक है ना। तो बैक टू बैक 2-3 हम लोग पढ़ने वाले, एकदम दिल थाम कर देखिए, जैसे गोइंग कंसर्न,
ठीक है, उसका पीरियोडिसिटी, ये सब कनेक्टेड एक दूसरे से। एक्रूअल और मैचिंग, ये चारों को हम लोग साथ में पहले पढ़ने वाले, ये चारों साथ में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आके यहाँ पे रिवाइज करेंगे। एकदम वहाँ भयानक मजा आने वाला है। देखो अभी चार कॉन्सेप्ट अलग लेवल का मजा देगा तुमको। वैसे पहला क्या है, कंसर्न मतलब बिजनेस एंटिटी। कंसर्न मतलब कौन है यहाँ पर, बिजनेस एंटिटी को बोल रहे हैं। समझो चीज़ों को, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम लोग ये मानकर अकाउंटिंग करते हैं कि जो बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होने वाला है। जो बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होने, समझो। देखिए अगर हम लोग ये समझ के करेंगे एंड अकाउंटिंग की इस पर्टिकुलर बिजनेस का गोइंग कंसर्न नहीं, तो फिर अकाउंटिंग करने का पूरा तरीका हमारा बदल जाएगा। तो हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस दो तरह से हो सकता है, आइदर वो बिजनेस गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है। तो गोइंग कंसर्न वो नहीं है, अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर हमारा बात का तरीका पूरा बदल जाएगा। अगर गोइंग कंसर्न है तो ठीक है। तो अब समझो पहले मानते हैं चलो गोइंग कंसर्न है, तो फिर क्या होगा, नहीं है तो फिर बात करूंगा, छोड़ दो अभी मैं। गोइंग कंसर्न है तो फिर कैसे हम लोग बात करने वाले। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ये बिजनेस जो है ना, इसका ना ही तो अभी कोई ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही मेरा कोई इच्छा है बंद कर। समझो दोनों में अलग बात है। हमारा हमारा कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत इन द सेंस क्या, मैं मान लो एक बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, तो अब ज़रूरत पड़ गया बंद करने का। एक मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और अब हमको कुछ और जिससे, अच्छा वो मोटिवेशन वाला बात नहीं करना, सर स्टार्ट में तो लॉस होता है, अरे बेटा सबको हो रहा है। मान लो कोई बिजनेस से 5-6 साल से प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट छोड़ो कोई आसार दिख भी नहीं रहा फ्यूचर प्रॉफिट का, अगर ऐसा है तो आज हम लोग कोई काम करते हैं, चलो लॉस में हम लोग सह लेते हैं, लॉस सहते हैं, क्यों सहते हैं हम लोग, चलो आगे जाके वो चीज़ बढ़ेगा, है ना, तो मान समझ सकता हूँ मैं। लेकिन आगे जाके बढ़ने का आसार कोई दिख भी नहीं रहा और 5-6 साल से कंटिन्यूस लॉस हो जा रहा है, तो भैया अब ये जरूरत है बंद करने का बिजनेस, कुछ और करो। दूसरा इच्छा, इच्छा क्या होता है सर, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे मन नहीं लग रहा है इस काम में, बंद करना है, छोड़ो यार दूसरा कुछ करेंगे। पैसा आ रहा है बट वो सुकून नहीं है इस काम में, कुछ और करेंगे, अगर मान लो ऐसा है, तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही तो हमको कोई ऐसा कोई ज़रूरत है और ना ही मेरा कोई ऐसा इच्छा है, तो हम अभी बंद नहीं करने वाले। तो हम लोग यही मांग के चलते कि तुम बंद नहीं, मतलब अकाउंटिंग इसी तरीके से होता है कि ये बिजनेस अभी चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये मेरा बात, ये बिजनेस क्या होगा, अभी चलता जाएगा। और अगर तुम बोला ना कि ये बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। आज समझो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ उसमें कि इस बिजनेस का गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, आगे जाकर बंद होने वाला है। क्या आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे फ्यूचर के लिए, आप बताओ, क्या आपका सोचने का तरीका बदल नहीं जाएगा, बताओ ना। इसलिए गोइंग कंसर्न होना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन कुछ नहीं बोलता हम लोग, क्या मानते हैं हम लोग कि गोइंग कंसर्न है, और अकाउंटिंग इसी बेस पे किया जाए गोइंग कंसर्न कंटिन्यू होगा, ठीक है ना, गोइंग कंसर्न कंटिन्यू होगा। वरना देखो अपना सोचने तरीका कैसे बदलता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में लिया था, वो लोग अगर रिवीजन देख रहे समझ में आएगा उन लोग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर गोइंग कंसर्न, जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक बूढ़ी दादी माँ है, जिनका एज जो है ना नियर अबाउट 96-97 ऐसे एज है उनका, ठीक है। अपना मस्त पूरा लाइफ जी रखी दादी माँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा एज मान लो अभी जो है ना, तुम्हारा एज अभी अबाउट 22-23 है, मान लो ऐसा है, फाउंडेशन का बच्चा नहीं होगा इतना का, 16-17 का ही होगा, बट मान लो 22-23 का है, जिसको ना अब थोड़ा सा मतलब इतना थोड़ा पढ़ने के बाद अकाउंटिंग वगैरह थोड़ा सा मतलब फायदा नुकसान समझता है उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, पापा के पास मान लो तुम्हारे मतलब पापा के पास जो है ना, वो कुछ एक सेविंग्स है जो 25 से 30 लाख का सेविंग उनके पास पड़ा हुआ है, और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि देख भाई तुम पढ़ लिख लो, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी करो, इन सेविंग्स को तुम आगे लेके जाओ, यही चाहते वो भी, है ना। बट हुआ क्या, बीच में मान लो दादी माँ का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, और तबीयत जो खराब हुआ वो बहुत गंदा वाला हुआ, मतलब अब बचने का आसार बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है बचने का, ठीक है। पर डॉक्टर बोलता है कि सर देखो कुछ इलाज है, मान लो ऑपरेशन वगैरह है, अगर आप करा लेते हो तो ये 6 महीना और बच सकती, ये साल भर और बच सकती, बट कितना दिन होगा वो मुझे नहीं पता, मैक्सिमम साल भर, और 6 महीना साल भर, मान लो मैं बोलता हूँ साल भर, एक साल और बच सकती है। अब देखो पापा की मम्मी है वो, और थोड़ा होंगे, ऑब्वियस सा बात है, मम्मी है ना, वैसा बात है होंगे। अब क्या हुआ, वो चाहते हैं ये ऑपरेशन 22 से 24 लाख का मान लो खर्चा आने वाला है सब मिलाकर, वो चाहते हैं ऑपरेशन हो,
कि मम्मी वो चाहेंगे एक साल के एक दिन भी और रहेंगे तो मेरे साथ और अच्छा रहेगा। बट तुम बेटा हो गया वो सियाना, फायदे नुकसान समझने लगा। तुम क्या बोलता है कि यार देखो दादी माँ, 96 में कोई कम बात नहीं है, और जो बचा है घर में यही बचा हुआ है, अगर ये चला गया तो कुछ नहीं रहने वाला। समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये चला गया तो फिर ये कुछ नहीं रहने वाला अपने पास। प्लीज मान जाओ और पापा को समझाओ ये ना करे। जब किसी अदर से मत लेना, ठीक है ना, किसी दादी माँ अगर सच में होगी पहला से मत लेना भाई, ठीक है, सॉरी उसके लिए किसी का अगर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो अगर कि अगर ऐसा तो बोलेगा ना कि देखो गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, डॉक्टर खुद बोल रहा है गोइंग कंसर्न खतरा में है, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने, साल भर, देखा ना, मुश्किल मुश्किल 6 महीने, और तो बचने वाली आप हो नहीं, तो आप जिंदगी जी ली हो, ये जो रखा हुआ पैसा उसको हमको जीना है, प्लीज कोऑपरेट करो, प्लीज समझाओ पापा को। तो समझो, अगर अगर देखो, अगर अगर डॉक्टर ये बोलता है कि ये बच जाएंगे इससे और ये साल भर का कुछ बात नहीं बोलता, हाँ तो तुम ये बात नहीं बोल सकता था, क्योंकि वहां पर गोइंग कंसर्न वैलिड है। तुम क्या चाहेगा, नहीं नहीं ठीक है भाई, बचाया जैसा था तो फिर बचाएंगे दादी। लेकिन समझो गोइंग कंसर्न का वैलिड नहीं है ना, अपना सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया यार। समझो चीज़ों को। तो मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न अगर है तो हम लोग का भी बिजनेस के प्रति अलग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। नहीं भाई ये बिजनेस तो आगे लेके जाना है, गोइंग कंसर्न इसका वैलिड है अभी, लेकिन गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है हमारा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे, हमारा या फिर अदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे पैसा निकालने के लिए हमारा मन कहीं लगता है, तो बहुत सारा चीज़ हमारा बदल जाता है। हाँ बट कुछ नहीं बोलते, क्या मानते हैं हमेशा हम लोग बिजनेस में गोइंग कंसर्न वैलिड, ठीक है। चलो, अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा पढ़वा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो पढ़वा देंगे। अभी पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अब तुम समझो तुम क्या बोल रहा है, तुम बोल रहा है कि देखो सर हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलेगा हमें नहीं पता बट चलता रहेगा, ठीक है। बट समझो, तो फिर अकाउंटिंग कब कर रहा है, अगर ये बिजनेस तुम चाहता है खत्म ही नहीं होगा तो कभी ना कभी तो इसका परफॉर्मेंस तो मेजर करना पड़ेगा हम लोग को ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक सुटेबल पीरियड रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग अकाउंटिंग जो हमारा मुंह करके हम लोग बिजनेस का परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। तो वो पीरियड कितने महीने का होता है, वो पीरियड होता है सर हमारा 12 महीने का। तो एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड होता है 12 महीने का। वो 12 महीने में क्या करते हैं हम लोग अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं, हम लोग अपना फाइनेंस, ठीक है। अब ये 12 महीना का अकाउंटिंग पीरियड तुम जो फॉलो करना तुम वो कर लो, तुम जनवरी से दिसंबर फॉलो कर लो, तुम अप्रैल से मार्च फॉलो कर लो, तुम जुलाई से जून फॉलो कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई तुमको रोकता नहीं है। 12 महीने का पीरियड होना चाहिए, ये 12 महीने पीरियड होना चाहिए, ये जरूरी है। पास समझ में आ रहा क्या मेरा सर? बट क्या होता है, हम लोग जब टैक्स के लिए हम लोग बात करते हैं ना तो वहां पर फिर फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रैल से मार्च तक। तो हम लोग 2 बार नहीं करना चाहते, इसलिए क्या होता है रियल लाइफ में अकाउंटिंग भी हम लोग 12 महीने अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करते हैं, एंड टैक्स का तो वही करते हैं। बट अकाउंटिंग में ऐसा कंपल्सन कुछ नहीं है, टैक्स में कंपल्सन है, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग कि 2 बार क्यों बनाए हम लोग। बट समझो ये 12 महीना का जो पीरियड है ये कम का ये कम का हो सकता है सिर्फ 2 केस में। तो 2 केस क्या क्या है सर, देखो 2 केस है हमारा। एक तो है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, क्या बताऊं मुझे, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, मतलब समझो आज अगर मान लो ये भी चल रहा है सितंबर का महीना, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ बिजनेस स्टार्ट करना, और मैं चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करूंगा अप्रैल से लेकर मार्च, मैं यही चाहता हूँ फ्यूचर में यही फॉलो करना। तो क्या अब मैं वेट करूँ नेक्स्ट अप्रैल आने का, 2024 के अप्रैल आने का मैं वेट करूँ क्या, और तुम मुझे अभी मैं स्टार्ट कर लूँ, क्या कहूँ तुम बताओ। सर अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, बट देखो अगर अभी तुम स्टार्ट करेगा तुम्हारा ईयर एंडिंग मार्च में पड़ेगा, तो ये तो 12 महीने होगा नहीं। बोलता चलो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में चाहे तो कम कर लेना। हाँ उसके बाद अगर मार्च में जब तुम मान लो 31 मार्च जब तुम एंड कर रहे हो, फिर नेक्स्ट तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ना, उसमें भी तुमको दुख दर्द है बताओ, वहाँ चलता रहेगा बताओ ये सब नहीं ना, 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा। ठीक है सर ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग जो पीरियड हमारा रहता है वो 12 महीने से कम का हो सकता है।
सेकंड क्या होता है, ऐसे ही लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस। क्या सेकंड बताओ, सेकंड हमारा लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस। तो अब ये लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस समझो, मान लो मुझे क्या हुआ, मैं ना 7-8 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अब मुझे बिजनेस को बंद करना है, मुझे कुछ नया बिजनेस करना है, या फिर इस बिजनेस में या तो मन नहीं लग रहा, या फिर मेरा जरूरत अब है, या तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर मेरा मन नहीं लगा, कुछ तो ऐसा हुआ, अब बिजनेस मुझे बंद करना है। और अभी महीना है, मान लो नवंबर का महीना है, और मेरा ईयर एंडिंग मार्च में आता है। अब सोचो, क्या सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का हो सके, इसलिए मैं वेट करूं 12 महीने मार्च खत्म होने का, तब तक मैं रेंट सैलरी सब कुछ देते रहूं, क्या चाहते, फालतू का सबको पे करते हो सब कुछ। ये मामा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यार, पागल हो क्या। तो एक बात समझो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नवंबर में ही बंद कर सकते हैं, मतलब लास्ट ईयर कैसे होगा हमारा, अप्रैल से लेकर नवंबर तक हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एंड लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड कैन बी, बट नॉर्मली क्या होगा, 12 महीने का चाहिए। और वो 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड तुमको क्या फॉलो करना है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो करना तुम करो यार, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं तुमको यही 12 महीने तुमको करना पड़ेगा। बोलना समझ मारा क्या, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे जाते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो दोनों में क्या बोला, पहला वाला बोलता है कि देख भाई हमारा बिजनेस जो है वो ना ही तो ऐसा कोई नीड है ना नेसेसिटी, मतलब हमको बंद नहीं करना है बिजनेस को, और बिजनेस चलता जाएगा, मतलब एक फोर्सेबल फ्यूचर तक हम क्या बोलेंगे, चलेगा बिजनेस, हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि बिजनेस चलता जाएगा, तो भाई तुम परफॉर्मेंस का मेजर करेगा, तो एक स्मॉल बट वर्केबल पीरियड चाहिए अपने को, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग, 12 महीने का। मतलब अकाउंटिंग पीरियड कितना महीने का होता है, 12 महीने का, बट ये कम का हो सकता है 12 महीने से, या तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में या फिर लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में। बताओ यहाँ तक क्लियर है, सर यहाँ तक एकदम मक, चलो आ जाओ बात कर, इन दोनों पढ़ा था पहले। बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर्ड आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड किस बात पे, ऑन द एजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ये एज्यूम नहीं करें कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो हमारा सोचने का पूरा तरीका ही हमारा बदल जाएगा, हमारा ये बात सोचने का पूरा बदल जाएगा कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है ना। तो फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टॉक ऑफ मार्केट, तुम लोग इसे कॉस्ट में बोलते हैं, स्टॉक और स्टॉक का बोलते हैं ना, कॉस्ट एनआरवी विच है वही लोअर, तो फिर पता है फिर एनआरवी सिर्फ होगा, कोई लोअर वर्क नहीं लगेगा फिर, हमारा क्या बात। तो ये सब कैसे क्या होता है सर, ये सब का हमें सम्स आएगा जब हम लोग इंटर में आएंगे ना, इन सब पे सम्स है, पढ़ेंगे एकदम गजब तरीके से। आज जो लोग, अब तो न्यू सिलेबस आ जाएगा उसमें सम्स हटा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके वहाँ समझाया सकता है, क्योंकि वहाँ पे समझे, ठीक है। बट समझो यहाँ पर क्या बोलना है पर, कि ये एजम्पशन पे ही हम लोग बनाते हैं कि हमारा कोई कंसर्न वैलिड है, लेकिन नहीं रहेगा, सोचने तरीका पूरा बदल जाता है हमारा, and will continue its operation for the foreseeable future. It means entity has neither the intention, ना उसको ऐसा कोई इरादा है मन कर रहा बंद करने का, और ना ही कोई नीड है, जरूरत नहीं पड़ा है लिक्विड मतलब खत्म करने का। तो इफ सच इंटेंशन और नीड ऐसे अगर सच में ऐसा अगर है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग तरीके से प्रिपेयर होगा, और वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा हम लोग को कि इस पर्टिकुलर बिजनेस का जो है ना कंसर्न नहीं है, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर क्लियर है क्या सब। फिर ये क्या होता है, periodicity कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एन इनडेफिनेट लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज अज्यूम्ड, कब तक चलेगा हमें नहीं पता। सो अ स्मॉल बट वर्केबल पीरियड है ना, वर्केबल फंक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज चूजन आउट ऑफ द इन्फिनिट लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस। हम लोग को परफॉर्मेंस मेजर करना है, इसका क्या इसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ किस, हम लोग देखना पड़ेगा ना। जनरली 1 ईयर का पीरियड जो होता है, 12 महीने पीरियड लेते हैं हम लोग अकाउंटिंग पीरियड, बट इट मे बी ऑफ लेस देन 1 ईयर इन केस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ द। पता यहाँ तक पूरा क्लियर है। तो इस चैप्टर को ना मैं रिवीजन बेस पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको डेप्थ में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रेगुलर लेक्चर की तरह इसको आप आराम से देखो इसको और चीज़ों को समझो। एक बार बोल रहा हूँ, आगे का चैप्टर्स अगर ढंग से समझना, लॉजिकली समझना है ना, इस चैप्टर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, और इन दोनों के बारे में बात। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग का जो बेसिस है, बेसिस ऑफ अकाउंट, एक तो होता है हमारा कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रू, ठीक है, कैश और एक्रूअल। बस हमारा राइटिंग खराब है पहले,
मैनेज करना चीज़ों, कैश और एक्रूवल दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलता हूँ मान लो ऐसे ना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे फ़ी ऐसे ऐसे मिला है, ठीक है, मुझे फ़ी रिसिप्ट हो चुका, ये जो रिसीव हुआ ना कितना है, ये रिसीव्ड हुआ लाइक ₹1,00,000, एक पर्टिकुलर ईयर का बात कर रहा हूँ, और अभी मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है। मान लो मेरे पास अभी भी 50,000 रुपया लोगों से, तब इतना फीस ड्यू है, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा इनकम कितना है, तुम क्या बोलोगे पता है? तो सर देखो ये मिल चुका है, ये मिलना बाकी है, तो आपका इनकम तो सर 2,50,000 रुपया, पूछ सकते हो आराम से आप, 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपया। बट अगर मैं बोलूँ कि रिसीव कितना, बताओ मुझे रिसीव कितना होता है, कितना होता है, ये बाकी हुआ। तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो ना, आप मेरा इनकम 2 लाख ही बोलोगे, नहीं मिला है बस। तो ये मान लो मैं बात कर रहा हूँ 2024 का। अगर 2025 में क्या हुआ, फिर से मान लो मुझे फिर रिसीव हुआ 1,80,000 का, और ये 50 मुझे फिर से मिल गया, ये जो ड्यू रहा था, टोटल कितना 2,30 हुआ है रिसीव, है मेरा। तो अगर आप बात कर रहे हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ना, तो पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2024 का जो इनकम है वो 2 लाख है, और 25 का इनकम 2,30,000 है। पर देखो आपको ये पता है कि ये इनकम नहीं है, ये रिसीव हुआ है, ये समझ रहे हो क्या आप? तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा समझो, यहाँ बोलूंगा एक्रूअल के, मैं क्या बोलूंगा पता है, एक्रूअल मतलब क्या, मिला चाहे नहीं मिला, अर्न हो गया ना रे भाई, अर्न हो गया ना, तो लिखो उसको। तो यहाँ क्या बोलूंगा मैं, देखो 2,50,000 का मेरा क्या है, 2,50,000 का मेरा कम है, बट 50 अभी नहीं मिला है, चलिए ये एसेट है, आउटस्टैंडिंग बाकी देना नहीं है, मुझे लेना है, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं अक्रूड, फी अक्रूड। समझो जब हम लोग करते हैं ना ऐसे फाइनल अकाउंट करते हो ना, फाइनल अकाउंट आप करते हो ना, मान लो कोई तुम्हें यहाँ पर इनकम दिखा है, मान लो पी ₹1,00,000 मिला है, तो उसमें आप ऐड करते हो ना अक्रूड कितना हज़ार, ये 50,000, और फिर आप बताते हो पीएनएल में इनकम कितना आपका 2,50,000, और ये 50 को आप बोलते हो मेरा एसेट है जो हमको नेक्स्ट ईयर हमको मिल जाएगा। समझ रहा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में तो आ रहा सब। तो मतलब ये चलो क्लियर है कि अगर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक्रूअल बेस को फॉलो करते हैं, तो हम लोग वो लिखते हैं जितना सच में इनकम हुआ है, कितना रिसीव हुआ वो नहीं। और जो रिसीव अगर होता है, और जो रिसीव अगर होता है, अगर रिसीव होता है, अगर सिर्फ वही लिख दो, अगर आप क्या बोलेंगे हम, इसी ग्राउंड पे एक्सपेंडिचर का बात भी करते हैं हम लोग। तो वहां पर भी मान लो मैंने क्या करा, मैंने सैलरी पे करा लोगों को, ठीक है, मैंने सैलरी पे करा अपने इंप्लॉइज को, तो साल का पूरा सैलरी 1,20,000 है, 10,000 करके है 12 महीने, ठीक है। बट क्या हुआ, मैंने अभी तक 1 लाख ही पे किया है, और मेरा आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपया। अब सोचो अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते हो, आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरा जो पेमेंट हुआ है वो 1 लाख है, तो मेरा खर्च 1 लाख ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है मेरा, पे नहीं हुआ तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ये चीज क्लियर है? बताओ क्या ये चीज क्लियर है? सर क्लियर। और अगर अगर हम लोग एक्रूअल फॉलो करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 लाख मैंने पे करा है, 20,000 बाकी देना, तो 1,20,000। और सोचो इसी ग्राउंड पर तो आप लोग करते हो ना फाइनल अकाउंट में, टू एक्सपेंस मान लो, टू सैलरी 1 लाख रुपया, प्लस सर हमारा आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपया, ये दिखाते हो 1,20,000, और ये 20 दिखाते हो लाइबिलिटी। मतलब जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, वो हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाते हैं। सर कैश बेस पे क्यों जरूरी है सर? देखो कैश बेस भी हमें जानना जरूरी है। कुछ एक चीज जैसे अगर हम लोग एनपीओ जब पढ़ते हैं तो रिसिप्ट बनता है, हम लोग कैश बुक बनाते हैं, तो देखो दोनों ही मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी है। सर ये समझ में तो आ गया एक्रूवल, अब बताओ समझाओ हम लोग कैश मेंटेन करना जरूरी है। देखो मुझे अपना इनकम भी जानना है, ये जरूरी है, एक्रूवल जरूरी है कि एक्चुअल में इनकम कितना, नहीं मिला तो मिल जाएगा कल के दिन में यार, कल मिल जाएगा, नहीं हुआ तो बैड डेट रिकॉर्ड कर देंगे, यही ना होगा, और क्या होगा बताओ। तो कैश की जरूरी है। देखो हमें लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारा, कुछ डिसीजन लॉन्ग टर्म चीज़ों को अफेक्ट कर देता है, कुछ डिसीजन मेरे शॉर्ट टर्म चीज़ों को अफेक्ट, ठीक है। और कहीं कहीं पे ना हम लोगों को बस चाहिए होता है पैसा। आज सोचो क्या, मान लो
किसी का तबीयत खराब हो, ठीक है। इसे कुछ दिन पहले बताया था मैंने आपको, देखा होगा अपने वीडियो, मेरा कुछ दिन पहले एक सर्जरी हुई, ठीक है। अब आप समझो, मान लो उसमें कुछ मेरा खर्च आने वाला है, तो क्या मैं बैठ के ये हिसाब करूंगा कि मेरा इनकम कितना है? आप बताओ, आप बताओ, हेल्थ से जरूरी कुछ नहीं है ना। आप पता है क्या चेक करोगे? कितना मेरे पास अभी पैसा, ये बताओ भाई, कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, नहीं तो उधार लेंगे कहीं से, अब क्या और? अगर पैसा नहीं हो रहा, लोन लेंगे कहीं से फिर हम लोग। तो कैश बैंक बैलेंस कितना है, कैश बेसिस भी फॉलो करना जरूरी है हम लोग को, अकाउंटिंग करना अलग से। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस लोग को ये बताता है कि हम लोग के पास अभी कितना पैसा है। सोचो, आप जिस सोचो, आज सोचो क्या हो रहा है। आप ना कहीं बाहर जाते हो, आपको भूख लगता है, जोर जोर का भूख लग गया, आपको कुछ खाना है, आसपास कोई रेस्टोरेंट आपको मिला, तो आप क्या बैठ के ये देखते हो कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, या आप सीधे तो पैसा अभी कितना मेरे पास, खा सकता हूँ तो खा लेता हूँ, खत्म ना बात। तो कैश बेसिस भी जानना हमें जरूरी, इसलिए क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसीलिए कैश बुक बनाया जाता है कि हमें कैश भी जानना जरूरी है, कितना मेरा पैसा। हाँ, कैश मतलब मैं बोलूँ तो मैंने कैश मतलब सिर्फ पॉकेट में पैसा नहीं, आपका अकाउंट बैलेंस भी, बैंक बैलेंस भी, कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो कैश की तरह माना जाता है, ठीक है। पर समझो, अगर मुझे कुछ बड़ा डिसीजन अगर अलग से लेना है, तो वहां पर तो एक्रूअल मुझे काम आने वाला है। आज मान लो किसी एक पर्टिकुलर साल में कहीं से मुझे पैसा मिल गया, मान लो लॉटरी जीत गया मैं, तो कैश तो मेरा बढ़ गया, बट बताओ कि इनकम बढ़ा है मेरा, लॉटरी हर साल लगेगा, ये एक्सपेक्टेशन में। देखो, मेरा अगर स्टूडेंट्स बढ़ता है, फीस अगर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, चलो क्या हो रहा है, ये मेरा एक इनकम बढ़ रहा है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये फिर से होगा ये। लेकिन लॉटरी के बेस पे क्या आप ऐसा करोगे? आप मान लो, एक काम करता हूँ या कि मेरा इस महीने का मान लो ₹1,00,000 का लॉटरी लगा है, ठीक है, और अगर कोई बड़ा घर खरीदता हूँ ना मुझे, तो मुझे ना 30,000 का EMI आएगा, भले ही मेरा इनकम 20,000 रुपये पर महीना है, बट लॉटरी भी तो आएगा 1,00,000 का। क्या इस बेस पे आप एक होम ले लोगे? आप बताओ, तो जो बिजनेस में आपका कोई बड़ा मशीनरी परचेस कर लोगे इस बेस पे? क्या ये हो सकता है? नहीं सर। मतलब हमें एक्रूवल बेस जानना जरूरी है कि हमारा इनकम कितना है, कि जब डिसीजन लेंगे ना, तो इनकम के बेस पे भी डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारा हम लोग, कि हमारा इनकम है कितना। क्लियर है चीज? यस सर। तो एक्रूवल हाँ, बट हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, कुछ नहीं बोलते हमेशा, क्या फॉलो करते हैं हम लोग? एक्रूवल बेस ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि देख भाई, एक कोई खर्च या फिर कमाई, एक्सपेंडिचर, इनकम जो भी है, वो कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? अगर इनकम अर्न हो गया है तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। ऐसा है मेरा सर, एडवांस मिला तो उसको रिकॉर्ड नहीं करो एज इनकम, उसको बोलो लाइबिलिटी मेरा। आज अगर मेरे को किसी से एडवांस फीस मिलता है मेरे को, ठीक है, अगर मुझे एडवांस फीस मिलता है तो मुझे लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा कि मुझे कल के दिन उसको पढ़ाना पड़ेगा, या फिर मान लो एज ए CA मुझे सर्विस देना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो मुझे, मेरा अभी परफॉर्मेंस करना बाकी है, अर्न करना, वो पैसा मेरा अभी ड्यू है, अर्न हुआ नहीं है, रिसीव हो गया है, ये तो लाइबिलिटी बन गया, है ना। तो एक्रूअल ये बोलता है कि जो अर्न कर रखे हो बस उसी को तुमको रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंडिचर जो तुम खर्च कर दो तुम रिकॉर्ड कर दो, पेमेंट नहीं किए हो आउटस्टैंडिंग लिख दो, कल पेमेंट हो जाए, कल उसका पेमेंट हो जाएगा, ये लिख दो बस। ये क्लियर है चीज? मक्खन अंदर क्लियर। अब दो क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये बैक करता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे बैक करता है सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट को, और समझ से पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अगर आपने कोई रेवेन्यू बुक, जैसे मान लो मैंने क्या किया ना, मैं सेल्स बुक, रेवेन्यू मैंने 10 लाख का, ठीक है, तो बोलता है क्या, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपके पास जो जो खर्च हुआ है, आपको उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको सबको रिकॉर्ड करना। जैसे मान लो मैंने सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे किया है 1 लाख, और अभी भी 20,000 देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। बताओ, मैंने 1,20,000, अभी और भी खर्च होगा, मैं अभी सबको डिसाइड करता हूँ, अभी पहले बात समझो अभी सैलरी के बारे में। तो मतलब आप मान लो 2 आपके पास एम्प्लॉय है
जो 5,000 करके सैलरी लेता है हर महीने, तो 10,000 रुपया, और 10,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000 रुपया। तो इन लोगों ने पूरा 12 महीना काम किया है, आपके इस रेवेन्यू को अर्न करवाने में पूरा 12 महीना अपना ये लोग कंट्रीब्यूशन दे रखा है। हाँ सर, तो आपने सिर्फ 1,00,000 ही उन्हें पे किया है, ये मैं मानता हूँ, बट ये बाकी भी 20,000 का सर्विस तो लोग दे चुके हैं। अब अगर वो काम छोड़ भी देते हैं तो आपको ये 20,000 रुपये पे तो करना पड़ेगा, तो अपना सर्विस दे चुके हैं ना। एंड उनका जो सर्विस से जो रेवेन्यू अर्न होने वाला था तो आप बुक कर चुके हो। मतलब ये लोग जो अब नेक्स्ट ईयर जो वापस से जो रेवेन्यू आएगा उसके लिए इन लोग सर्विस वापस से देगा, फिर से नया पैसा लेगा ये लोग। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब इस रेवेन्यू के लिए 1,20,000 ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिया, 1,20,000 का सैलरी का, तो आपको 1,20,000 का सैलरी पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले आप पेमेंट नहीं किए हो। और मान लो जैसे रेंट है, रेंट आपका महीने का 5,000 है, तो आपने महीने का 5,000 60 तो पूरा आपने पे करा ही है, और मान लो आपने प्रीपेड भी किया था, मान लो 10,000 का। तो अगर मैं पेमेंट बोलूं, पेमेंट, तो देखो पेमेंट ना आपने 70,000 कर रखा है, आपने पेमेंट 70,000 कर रखा है, बट समझो ये रेवेन्यू 12 महीने का अर्न हुआ है, तो खर्च भी कितना महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए, सिर्फ 12 महीने। तो यहाँ 12 महीने का आप बताओ कितना है यहाँ पर, ये तो 60,000 ही है ना। इसलिए देखना क्या करते हैं हम लोग, दिखाते हैं कहीं पे 70 ना, तो फिर लेस करते उसको प्रीपेड, क्या बोलकर 10,000 जो है वो इस साल का खर्च ही नहीं है। एक्चुअल भी तो यही बोलता है कि जो इनकर्ड हुआ है बस वही लिखो। मैचिंग को इस तरह से बैक करता हूँ। ठीक है, बोलते देखो एक बात बताओ, आप जो ये 10,000 जो आप पे किए हो ना, इसके बदले जो रेवेन्यू आने वाला है नेक्स्ट ईयर वो भी रिकॉर्ड करना बाकी है। अपने रिकॉर्ड कहाँ, आपने सिर्फ इस साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है, तो रेवेन्यू अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसके रेस्पेक्ट में। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो ये खर्च भी रिकॉर्ड होगा। फिलहाल इसको अभी आप एसेट बोल के रख लो कि आपको वापस से देना नहीं पड़ेगा, ये बात अलग है। आपको 2 महीने का रेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, बट इसके रेस्पेक्ट का रेवेन्यू अभी तक अर्न हुआ नहीं है, आपने रिकॉर्ड करा नहीं है अभी तक। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा रेवेन्यू तो आपको खर्च भी रिकॉर्ड करने कोई हक नहीं बनता। जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बताते हैं, क्यों दिखाते हैं, समझो क्या हुआ। आज मेरे पास अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का अगर मान लो 5,000 करके मैंने परचेज करा है, 5,000 इंटू 12 60,000, ये मेरा परचेज है। मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, मान लो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1,000 है, और रेट मान लो सेम ही है 12,000। इसमें से क्या हुआ, मेरे पास 6,000 गुड्स है, इसमें से मैंने क्या हुआ, मान लो मैंने अभी लेट 5,500 मैंने सेल कर दिया इंटू 15, बताओ ये कितना हो रहा है कैलसी, 5,000 इंटू 75,000, बाकी ये 82,500 कैलसी नहीं मेरे पास, देख लेना एक बार कोई गलत हुआ तो 82,500 क्या हुआ मेरा, बताओ यहाँ पर मेरा ये रेवेन्यू। अब देखो अगर अगर आप ट्रेडिंग में दिखाओगे ऐसे ना, तो 82,500 का मेरा क्या हो गया, सेल्स, 5 सेल्स। आप बताओगे देखो ओपनिंग स्टॉक क्या 12,000, परचेज क्या ये हो गया आपका 60,000। अब आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर 60 और 12 72, और मानते भी कोई खर्चा अभी नहीं है, वेजेस वगैरह फ्रेड अभी मान लो कुछ अभी नहीं है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर 10,500 का ये तो प्रॉफिट है। बट एक चीज समझो, आपने रेवेन्यू बुक किया है 5,500 का, बट आपने खर्च बुक किया है यहाँ पर 1,000 यूनिट का, 5,000, आपने 6,000 यूनिट का एक्सपेंस बुक किया है, और आपने सिर्फ 5,500 यूनिट का आपने खर्च बुक रेवेन्यू बुक किया है। आप सोचो रेवेन्यू 5,500 का और खर्च 6 का, कहाँ का हिसाब बताओ। अगर आपको कंपेयर करना है कितना आपने कमाया ना, तो फिर रेवेन्यू भी उतना ही बुक करो जितना आपने खर्च बुक कर रहा है। सर वो तो हुआ ही नहीं, तो ठीक है एक काम करो खर्च को हटाओ फिर तब। तो एक काम करो आप ना यहाँ पे दिखा दो बाई क्लोजिंग स्टॉक, जिसको नेक्स्ट ईयर आप खर्च बुक कर देना, उस साल खर्च ही नहीं हुआ तो मतलब ये तो जो बच गया है वो खर्च हुआ ही नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताओ क्या बोलता है कि जितना आपका मैच करना चाहिए रेवेन्यू अगर 5,500 का, तो खर्च भी 5,500। एक काम करो आप 500 यूनिट इंटू 12 आप हटा दो, आप 500 यूनिट इंटू 12 आप हटा दो 6,000। अगर देखो कोई खर्च अगर नहीं है तो ऐसे ही मिलाना, अगर अपन देखो
आपने बच्चा अपने 5,500 यूनिट आपने सेल करा है और एक एक पे आपने 3 रुपये कमाया, 12 का चीज़ था और आपने 15 बेचा, 3 रुपये आपने कमाया। बताओ कितना होता है ये होता है हमारा 15 और 1,500। और अब आप मिलाओ, देखो आपको यहाँ पर 10,500 आ रहा था ना, 6 भी ऐड होगा 16। तो अब या तो आपका ऑप्शन है यहाँ दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक, और या फिर आप परचेस से लेस कर दो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परचेस एडजस्टेड। परचेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास, पर जो भी हो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट इसके वजह से हम लोग ऐसा दिखाते हैं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ये एक इवेंट है। ये क्या है, ये एक इवेंट है। तो अगर इवेंट हम लोग बुक कर रहे हैं, क्यों बुक कर रहे हैं, कि हम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा सके। क्लियर है चीज? यस सर। और पढ़वाते हैं इसको, तो क्या बोलता है, तो एक्रूअल जो पहले क्या बोलता है, एक्रूअल। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर अर्नड। इसमें अर्न हुआ है, कब मिला है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, कब हमारा अर्न हुआ है हमारा पैसा, उस पर बात कर। और अगर एक्सपेंस है तो कब इनकर्ड हुआ है वो देखो, कब पेमेंट करोगे वो मत देखो, एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड। ये चीज क्लियर है आपको? ये सर क्लियर है। फिर बात करूं मैं अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट का, तो ये क्या बोलता है, इफ एनी रेवेन्यू इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। वो सारा लिखना पड़ेगा आपको। सर मैंने पे नहीं करा, लिखो, क्योंकि आपने सर्विसेज ले लिया है और उन सर्विस के रेस्पेक्ट में जो रेवेन्यू आने वाला है आपको वो आ चुका है। आपने सर्विस ले लिया है, सैलरी आपने पे नहीं किया, बट वो वापस से सर्विस नहीं देगा आपको ना, तो पैसा चाहिए उसको। अब वो नया सर्विस देगा, फिर नया पैसा लेगा, फिर नया रेवेन्यू आपका जनरेट होगा, वो आप बुक करना। बात समझ रहे मेरा? टू गेट द करेक्ट प्रॉफिट अर्न, कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया उसके लिए आपको चाहिए क्या ना। आप समझो, अगर मैं बोलता हूँ क्या ना, अब इसे क्या हो, देखो बच्चा आता है क्लास में, पता तो मतलब क्या बोल, देखो आता है बच्चा मान लो क्लास में, मान लो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए मान लो फीस है सब्जेक्ट का मान लो 5,000 रुपया। तो दिखता है मान लो किसी बैच में अगर मान लो 50 बच्चा मान लो अगर है, और यार 2.5 लाख का इनकम आ गया। बेटा एक बात बता, खर्च नहीं लगता है क्या? पता है लॉस में जा रहा कंपनी, पता तुमको? अपने 8 लाख क्लासेस लॉसेस में चल रहा, पता तुमको? इस समाज सेवा करने ठान लिए तो पीछे नहीं हट रहे, बस और कुछ नहीं, समझा तुम? तो 2.5 लाख के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है अपने को भी यार, रेंट देना पड़ता है, ये सेटअप पूरा करवाना पड़ता है, ठीक है, ये आईपैड लेने के लिए किडनी बेचना पड़ा, पता है, तो इतना कुछ करना पड़ता है यार, तब जाके 2.5 लाख रुपया मान लो आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को आप? तो अगर आप सिर्फ रेवेन्यू से इनकम बना रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना। आप रेवेन्यू मत जोड़ो, उसके पीछे लगने वाले खर्च को भी देखो, फिर बताओ कि ये पर्टिकुलर इनकम मैंने करेक्ट प्रॉफिट अगर करना, ये समझ जाओ। कहीं भी क्लास जाना है आज के बाद ना, इसे गिनना नहीं, इतना देखो एक सीट में कितना बच्चा बैठ रहा है, 5 बच्चा के पास, ऐसा 10 सीट है, 50 बच्चा, एक का फीस हमारा 5,000 और कमा रहे सर, ऐसे नहीं करना बेटा, छिया बात ये सब। क्लियर है? किसी भी टीचर साथ क्या समझो, इन सबको खर्च कितना होता है इन सबको ये करने में, समझ रहा? चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी लेक्चर यहीं रहने थे, पार्ट 2 थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड आपको मैं अपलोड करूंगा। क्या करना आप समझो ध्यान से, आपको ना यहाँ तक पहले आपको रिवाइज करना है। देखो अगर मैं रिवाइज करने वाले मूड में आता तो वो अभी तक चैप्टर खत्म हो जाता, बट मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेरा भी पूरा क्लियर था मेरा बात, कि देख भाई ये करना, आपको ये फुल पूरा पढ़ाना है। क्यों? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे चीज़ समझ, बार बार बोला हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग पार्ट 2 में इसको हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।